नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक घटना और आई जिसमें कुछ जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के नेता जो है वो जो मुगल सल्तनत के लोगों के पक्ष में बोल रहे थे, उनके पक्ष में बोल रहे थे और लगता है कि वो उनके बहुत हितैषी हो गए हैं। इस संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार मैंने इसी YouTube के संदेश के माध्यम से स्पष्ट किया हुआ है कि जिस प्रकार हमारे इतिहास में मौर्य काल, गुप्त काल और भी जो वंशावली है, डायनेस्टीज हैं, चाहे उत्तर भारत की हमारी जो है वो ये जो हर्षवर्धन की जो हर्षवर्धन की जो नहीं वो डायनेस्टी है, वंशावली है, चंदेल वंश की है, चौहान वंश की है और इस प्रकार जो है उत्तर भारत में जैसे कि ये उड़ीसा में खरवेला वंश है और आपका पश्चिम बंगाल की ओर जो है सेना वंश है, प्रद्योत वंश है, इसमें आसाम वगैरह में। दक्षिण भारत या मध्य भारत की ओर बढ़िए तो वहाँ पर जो है आपका राष्ट्रकूट और सतवाहन, चालुक्य और पल्लव, चोल वंश और चेर वंश और पांड्य वंश हैं, गंगा है, कदंब है और कई साम्राज्य हैं, विजयनगर और जो है वहमनी, तमाम इस तरह के साम्राज्य हैं जो स्थापित किए गए हैं। ये और भी हैं, मतलब जब अब इतिहास पढ़े हुए तो बहुत दिन हो गया। ये सभी सब माननीय हैं। इन्होंने अपने अपनी क्षमताओं में, अपने अपने काल में वो उन्होंने मैंने इतिहास में मैंने योगदान दिया है और स्मारक भी दिए हैं और वो स्मारक हमारे आज पर्यटन उद्योग में बहुत बहुत बड़ा उनका योगदान है। उसी प्रकार जो भी ये हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले जो बाहर से आए हैं और सल्तनत के रूप में और जो मुगल सल्तनत इत्यादि में आए हैं और आए तो यहीं बस गए और यहीं की मिट्टी के वो एक हिस्सा बन गए और इसी मिट्टी में दफन हो गए, फिर पलट करके वापस नहीं गए। तो वो भी और उन्होंने जो वंशावली स्थापित की, उन्होंने जो सल्तनत स्थापित की
वो उसी प्रकार जो है, जो अभी बताया गया है, वो सम्माननीय है। इतनी बात हमारे देश के सभी लोग अच्छी तरह से जान लें। और तो मुगल वंश भी, मुगल सल्तनत भी उसी प्रकार से सम्माननीय है जिस प्रकार से अभी बताया गया है मौर्य वंश और गुप्त वंश इत्यादि। और मुगल वंश तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने इस हमारे देश को इतना स्मारक दिया है कि जो हमारा पर्यटन उद्योग है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। लाल किला से लेकर के आगरे का ताजमहल है, आगरे का लाल किला है, तमाम है, बीबी का मकबरा है, जामा मस्जिद है, तमाम जो है इस तरह के वो स्मारक हैं और हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारे राष्ट्रीय गौरव। सवाल इस बात का है कि जो लाल किला हमारा राष्ट्रीय गौरव हो सकता है, उसको ये देश के दुश्मन बीजेपी वाले देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, वो उनको वो आक्रांता बोलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बराबर ये बताया गया है कि मुगल सल्तनत ने बहुत योगदान दिया है और मुगल सल्तनत भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से वैसे भी एक सम्माननीय जो है सल्तनत है, वंशज है। इनको आक्रांता कहने वाले इस देश के शत्रु हैं। और कैसे शत्रु हैं, पिछले कई एपिसोड के माध्यम से बताया गया है और अभी भी उसको स्पष्ट वो किया जाएगा। मुगल सल्तनत को सम्मान देने का कतई मतलब नहीं है कि उनके समकालीन शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप इत्यादि को सम्मान न देना है। हम सभी भारतीयों के लिए जितना सम्माननीय औरंगजेब है, उतने ही सम्माननीय जो है वो शिवाजी महाराज है। अब उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या रही है, ये स्वार्थी तत्व हमारे देश के उसको पांथिक रंग सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख करके जो है कोई समर्थन करता है, कोई एक का समर्थन करता है, विरोध करता है, और दूसरा जो है दूसरे का विरोध करता है और समर्थन करता है। तो ये देश और समाज को तोड़ने वाले जो वो मानसिकता है और तत्व है। जहां तक कि भारतीय भाई बहनों के लिए जरूरी है कि वो जो है औरंगजेब का भी सम्मान करें और जो है शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज का भी वो सम्मान करें। वो अकबर का भी सम्मान करें और जो है वो महाराणा प्रताप का भी सम्मान करें। उनकी जो तत्कालीन राजनीतिक जो टकराहट, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है, उसको लेकर के जो इस समय जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के भेद विभेद में जो है अपने समाज को बिखेरना बांटना जो है, ये बिखेरना बांटना दुश्मन ताकतों, देश के दुश्मन ताकतों के साजिश है, जाल में फंसने के बराबर है। अकबर को जो महान कहा जाता है तो यूं ही महान नहीं, उसका इतिहास वो उठा के देखिए। अकबर को जो मुगल आजम में दिखाया गया है वो तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई वो अपने वसूल का गुलाम था, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन एकता स्थापित करने के लिए, विभिन्न पंथों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए उसने क्या कोशिश किया है। हालांकि कोशिश उसकी पूरी कामयाब नहीं हुई, लेकिन कोशिश तो देखिए, तो वो एकता का प्रतीक है। वो भूमि बंदोबस्त जो है, माने लैंड सेटलमेंट या लैंड का वो इस्टेब्लिशमेंट जो अकबर के जमाने से जो उनका राजस्व मंत्री था, टोडरमल, राजा टोडरमल, तो जो भूमि बंदोबस्त की
लैंड सेटलमेंट की, लैंड इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रथा शुरू की है, वो आज भी जो है हमारे भारत में कायम है और बहुत कारगर वो व्यवस्था है। तो कई योगदान है उसके, और जो स्मारक दिए हैं वो तो अलग से। शेरशाह सूरी ये कैसे, मैंने ये देश तो नहीं भूलता है, लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो इस देश के दुश्मन हैं वो उनको आक्रांता बोलते हैं। भारतीय जनता दल आक्रांता कहने वाले इस देश के सबसे बड़े खतरनाक शत्रु हैं, जो कि भेद विभेद करके इस देश को जो कमजोर करने के लिए जो ताकतें लगी हुई हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और ये वाम दल, उनके मंसूबों को ये पूरा करने वाले ये देश के बहुत ही खतरनाक जो है दुश्मन हैं। जो कौन, जो कि मुगल सल्तनत को या और भी जो है इस तरह की जो सल्तनत है, इस्लाम आस्था वाले जो है हमारे जो हस्तियां रही हैं, ऐतिहासिक हस्तियां रही हैं, उनको आक्रांता बोल करके ये जो है यानी देश के खिलाफ बहुत ही खतरनाक वो खेल खेल रहे हैं। तो इस देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है। सभी देशवासियों को अच्छी तरह से इसको समझने की आवश्यकता है। तो शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल के लिए वो बादशाह रहे भारत के, और ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो उन्होंने पेशावर से कलकत्ता तक बनवाई, और हालांकि मैंने वो अब रोड जो बना दिए तो कई बार टूटी फूटी बाद में बनती गई और भी मॉडर्न जो है वो होती गई, वो बात दूसरी है। लेकिन जो उन्होंने पहली बार उसकी स्थापना की, जीटी रोड, जिसका कि नाम हम आज जो है वो जीटी रोड कहते हैं, पेशावर से लेकर के कलकत्ता तक, ये योगदान उनका है। और उसके किनारे सराय, माने वो मुसाफिरों के लिए या यात्रियों के आराम के लिए, सुविधा के लिए, और पेड़ भी लगवाए। ये तो इस काम को भारत भूल जाएगा, भारत के लोग भूल जाएंगे और आक्रांता वो बोलेंगे। तो संक्षेप में समझने की आवश्यकता यह है कि हमारे इन ऐतिहासिक माने हस्तियों को, माने हिस्टोरिकल इमिनेंट पर्सनालिटीज को आक्रांता कहने वाले यह देश के सबसे बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं। और भारतीय जनता दल वो सरेआम कहता है कि जो इनको आक्रांता बोलता है वो देश का दुश्मन है। जीएनपीसी तो बस वोट बटोरने के लिए आधे मन से कि मुगल भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, ऐसे कहने से कम चलेगा। भारतीय जनता दल पूरे मन से धाड़ के बोल रहा है कि जो भी आक्रांता इनको कहता है और पूरे दमखम के साथ कहता है, वो इस देश का शत्रु है। क्योंकि ऐसा करके भारतीय समाज में नफरत फैलाना, हमारे भारतीय समाज को कमजोर करना, हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करना, हमारे देश को कमजोर करना, ये साजिश मंसूबा जो है जीएनपीसी का है और वाम दलों का है। इस चीज को हमारे हर एक भारतीय भाई बहन, चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे वो अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, सभी को समझने की आवश्यकता है कि जो भी हमारे इतनी बड़ी जो है ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो है वंशावली, डायनेस्टी और ऐतिहासिक हस्ती और इतनी इमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को आक्रांता बोलते हैं। इनको मालूम नहीं है, जो भी आकर के इसमें जो आया यहीं रह गया और काफी योगदान दिया, साथ इन देश के दुश्मनों को मालूम नहीं है। कव्वाली, गजल, संगीत में उनका जो योगदान है, हिंदी भाषा के जो हिंदी भाषा जो हम आजकल बोल रहे हैं, उसको जन्म देने वाले वो खुसरो थे। बहुत वो योगदान है उनका।
अब आपस में थोड़ा बहुत इधर उधर जो गगरी भी रहती है तो आपस में टकराहट होती है, उसको पांथिक रंग देना, ये देश के दुश्मन है सर। तो जहां तक ये एनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के कहने का प्रश्न है, वो आधे मन से कि उसको हिंदू वोट भी लेना है और मुस्लिम वोट भी लेना है, तो मुगल भी हमारे में ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। देश के दुश्मन, देश के गद्दार एनपीसी वालों, ये हर एक भारतीय भाई बहन का और भारतीय जनता का फर्ज होता है कि इन देश के दुश्मनों की पहचान करवानी है। और जब तक हमारे देश के लोग इन देश के दुश्मनों के, खासकर जीएनपीसी, वामदल और बीजेपी को नहीं पहचानेंगे, इस देश का उद्धार हो नहीं सकता। बीजेपी जो कितनी खतरनाक इस देश की शत्रु बनी हुई है, जरा देखिए ना। हमारे जो हमारी भारतीय अवाम है, हमारे भारत के लोग हैं, उनको सेंसिटाइज कर रही है वो पांथिक आधार पर। जो सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो रोष प्रकट हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सलमान खुर्शीद इस देश का गद्दार है, जिसने हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलाने के लिए उसने इस तरह का वो जो है षड्यंत्र जो है गद्दार राहुल गांधी के इशारे पर किया है। गद्दार राहुल गांधी भी है और उस गद्दार राहुल गांधी के इशारे पर ही उसने देश में नफरत, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए उसने ये जालगुना और ये साजिश रची कि वो हिंदुत्व की तुलना जो है वो बोको हराम से और हिंदुत्व की तुलना जो है ISIS से। और कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला ये आराम से जान सकता है कि भाई ISIS का क्या चरित्र है, बोको हराम का क्या चरित्र है, उसको जो है वो मैंने हिंदू आस्था से या हिंदुत्व से जोड़ना, और कितना ये दुष्ट किस्म का है ये राहुल गांधी कि फट से जो है वो हिंदू धर्म को और हिंदुत्व से अलग करके उसमें जो है वो घालमेल कर रहा है वो। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय आवाम से ये दरख्वास्त है कि यह बहुत ही खतरनाक किस्म के ये सत्ता के सौदागर हैं, सत्ता के ठेकेदार हैं और हमेशा पांथिक आधार पर नफरत। अब देखिए, जैसा कि पिछले कई एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जो कि यथार्थ है, जो कि सच्चाई है। इस सच्चाई को हमेशा अपने दिल में बसाइए। क्या सच्चाई है कि ये जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इस तरह की मानसिकता फैला रहे हैं कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो मुसलमान है। जरा इस चीज को फिर से सुनिए और गौर से सुनिए और मनन करिए। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये मानसिकता ये फैला रहे हैं कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में मुसलमान है। देखिए, ये समझाने के पहले बहुत आवश्यक है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में कौन है, पहले इसको आप जान लीजिए। इस देश की समस्याओं की जड़ में कौन है, पहले सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। ये पहले भी बताया गया और इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। 1857 की जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति थी, वह कई मामलों में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण मिसाल है वो हिंदू मुस्लिम की एकता। और हिंदू मुस्लिम की एकता के विषय में यह भी बताया गया था
कि जहां माने मेरठ से मंगल पांडे थे, बरेली से वो बख्त खान थे, और नहीं खान बहादुर, सॉरी खान बहादुर थे, और यहाँ से फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला थे, और नाना साहब के जो सहायक थे मौलवी अजमुल्ला खान थे, और कानपुर से तो हो ही गया, वो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, यहाँ आरा बिहार से, आरा में जो बिहार में है उसमें जगदीशपुर एक माने एक क्षेत्र पड़ता है, वहां से जो है कुंवर वो तो जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह थे, हाँ कुंवर सिंह थे, जो कि माने इस्लाम जो कि सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे। तो यद्यप ये उत्तर भारत में ही तक ही सीमित था, हमारा वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब यही तक था, और दक्षिण भारत में वो फैल नहीं पाया था। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता या सिख समुदाय भी उसमें शामिल था। वो एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी। तो और वो एकता 1857 के पहले भी थी, लेकिन उसमें जब वक्त आया, जब मौका आया, तो वो प्रदर्शित हुई, वो डेमोन्स्ट्रेट हुई। इस एकता को जो अच्छा, हालांकि जो हमारी प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाली, ये हमारे लिए स्वतंत्रता का संग्राम, लेकिन अंग्रेज इसको क्या बोलते हैं? बगावत, म्यूटिनी। अच्छा हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात ये हमेशा याद रखिए कि चूंकि कोई नेता नहीं था, तो इन समूह ने मिलकर के यानी और मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह, मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय सेकंड को अपना नेता बना लिया। बहादुर शाह जफर अपने सेहत के कारणों से, अपने स्वास्थ्य के कारणों से यानी काफी माने स्वास्थ्य के रूप से काफी वो माने उसमें शरीक होने के लिए जो है वो उतने सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। जो आंदोलन में यानी स्वास्थ्य कारणों से बहादुर शाह जफर जो मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उस माने इस क्रांति में शरीक नहीं हो पा रहे थे। फिर भी इन क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेता बनाया। तो उसमें सीधे रूप से शरीक न होते हुए भी, जबकि उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत जो है वो गवाही नहीं कर रही थी, वो उस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल राजी हो गए, तैयार हो गए। और अंग्रेजों ने भी उनको भी वो बागी मान लिया, और उनको बागी मानते हुए वो रंगून की जेल में उनको बंद कर दिया। रंगून की जेल में ही उनका देहांत हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हमको इस बात का बहुत दुख है, बहुत मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई। ये चीजें बड़ी मार्मिक है, और सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो चला रहे हैं ना कि वो सनातन हिंदुत्व फलाने ठिकाने, ये जो देश के दुश्मन हैं उनको भी सबक है, और जो है और जो इस देश में एकता लाना चाहते हैं उनके लिए तो है ही, और जो इस देश में भारतीय एकता को स्थापित करने के लिए
जो है, जो मैंने ये मुहिम चला रहे हैं, और भारतीय अवाम ताकत दल तो खैर वो ये चला ही रहा है। इस सब के लिए जरूरी है इसके महत्व को समझना और इसके मर्म को समझना, कि जब उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया से रुखसत होते समय हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई, इसका उनको बहुत मलाल है। तो अपनी जमीन से उनका सिर्फ मतलब था भारत की अपनी मिट्टी, मंगोलिया के लिए। इस यथार्थ को, इस मर्म को प्रत्येक भारतीय भाई बहन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, और उनको भी समझना चाहिए जो बार बार इतनी महान, इतनी ऐतिहासिक महान आत्माओं को आक्रांता बोलते हैं। और ये सब बहुत विचित्र किस्म के हैं। इसमें जो बीजेपी चला रही है वो तो चला ही रही है, कितने ऐसे हैं कि बीजेपी का चोंगा पहन करके सिर्फ नफरत वो फैला रहे हैं। देश के दुश्मन, अब ये टॉपिक वो भटक जाएगा, भाई इस पर आएंगे। तो जो एकता जो प्रतिष्ठित हुई थी 1857 की हमारी प्रथम वो स्वतंत्रता की क्रांति के समय, इसको देख करके अंग्रेज बहुत दहल गए, चिंता में हो गए। उनका सोचना यह था कि हमने इसको कुचल तो दिया, कुचला, अब बड़ी बेरहमी से कुचला था। जिन माने गांव के लोग इस क्रांति में शामिल हुए, पूरे गांव को फुकवा दिया, पेड़ों पर वो लटकवा दिया, वो यात्राएं देकर मार दिया, बहुत ही बेरहमी से कुचला। तो उनका कहना था कि हमने इसको कुचल तो दिया, लेकिन थोड़ी सी भी गफलत होती तो हमारी हुकूमत भी जा सकती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो कि हमको दो काम करे। एक तो जो एकता है, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता, इसको तोड़ने के लिए एक कारगर हथियार के रूप में वो इस्तेमाल होती रहे, और वो हमको ये खबर करती रहे, मतलब वो मुखबिरी करती रहे कि साहब ये मुद्दा जो है वो काफी वो गरमा रहा है, वो हॉटअप हो रहा है, और हार्ट केक वो बनने जा रहा है, और जनता जो है बौखला जाएगी, आंदोलन कर देगी, और आपकी हुकूमत जाने का भी खतरा हो सकता है। तो यदि हमको खबर मिल जाएगी तो उस पर हम कोई दिखावटी ही से जैसे भी हम कार्रवाई कर देंगे, तो अपनी हुकूमत बच जाएगी। तो उसको एक दो तरह का कि ये इस एकता को तोड़ने के लिए और मुखबिरी के लिए। तो ध्यान रहे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए या एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने समय समय पर अलग अलग वो तंजीमें बनवाई, अलग अलग संगठन बनवाए। पहला ये कांग्रेस नाम का 1885 में जो है वो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज एवं ह्यूम के द्वारा स्थापित करवाई। और ये बात मैं सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये जीएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं वो भी इस बात को कबूलते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा करके मुलम्मेदार अल्फाजों में, कि इस कांग्रेस पर तोहमत लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो इसी से समझ जाए, सेफ्टी वाल्व तो बहुत मुलम्मेदार अल्फाज है। यह अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। और खास करके मुखबिरी और दलाली ये मोहनदास करमचंद गांधी और उसके पीछे उसका जो पिछलग्गू ये जवाहरलाल नेहरू ने जिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस आदि लोगों ने जान दी, अपने प्राण दिए, उसी अंग्रेजी सरकार की ये सब जो है मुखबिरी
और दलाली करते रहे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके। ये सबसे बड़ा धोखा दिया इन सबों ने अपने 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 देशवासियों के साथ। ये बात ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। अब थोड़ा सा बताना पड़े, बीजेपी वाले भी जानते हैं पूरे, लेकिन ये कहते नहीं है, सिर्फ ये देश के दुश्मन जेएनपीसी को बचाने के लिए। तब देखिए, ये जो 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 सारे तथ्य बताए जा रहे हैं, ये हमारे भारतीय आवाम के लिए, भारतीय और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी यथार्थ को उनको समझिए। और ये अंग्रेजों के मुखबिर दलाली नहीं थे। बाद के वर्षों में जो व्यवहार रहा है इस मोहनदास करमचंद गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का देश के साथ गद्दारी का, मुखबिर दलाल तो खैर थे ही, देश के साथ गद्दारी का, वो गद्दारी के कारनामों को छुपाने के लिए ही जो है इन सबों ने कई साजिशें की। एक अपने चाटुकार इतिहासकारों की फौज खड़ी की। हालांकि उसमें कई वामपंथी, हालांकि वामपंथियों में जो देश के दुश्मन वामपंथी हैं, देश के दुश्मन जेएनपीसी वाले हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। अब तो इस समय तो दोनों पैसा पा रहे हैं, दोनों पैसा ले रहे हैं दुश्मन चीन से, जेएनपीसी वाले भी और ये वाले भी, और चीन का एजेंडा चला रहे हैं भारत को अंदर से कैसे कमजोर किया जाए। अब देखो ना, झूठी बातों पर, सीए पर, किसान कानून पर, कृषि कानून के बहाने देश में आग लगाना, देश को अस्थिर करना, आतंकवादियों को बुला करके, खालिस्तानी आतंकवादियों को बुला करके पूरा चल रहा है इस चीज को। और इस पूरे माने जो देश के दुश्मन जेएनपीसी हो, वामदल हो, पूरी इनकी गतिविधि को पूरा संरक्षण दे रहे हैं ये देश के दुश्मन मोदी जी। यही चीज वो समझने की आवश्यकता है। मोदी महोदय को इन देश के दुश्मन जेएनपीसी और वामदलों से अलग मत समझिए। ये भी बहुत खतरनाक शत्रु हैं देश के। बगैर इनकी शह के ये गद्दार राहुल गांधी जो दिन रात झूठ बोलता है, दिन रात अफवाह फैलाता है और देश के साथ गद्दारी करता है, वो कर नहीं सकता। और यह देश को ये पहले भी बताया गया है, तमाम व्यापारिक ये प्रतिष्ठान इसी दिल्ली में जो है 3000 क्लस्टर बसे इसी सोनिया गांधी की, वो केजरीवाल के संरक्षण में और मोदी महोदय के जानकारी में, संज्ञान में चल रहे। तमाम इनके फार्म हाउसेज, तमाम एनजीओ सब चल रहे हैं मोदी जी के संरक्षण में। यही मोदी जी की देशवासी जाने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, सबसे बड़ी गद्दारी है वो देश के खिलाफ। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू और जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ ये मुखबिर और दलाली नहीं रहे, और वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटापन करके ये देश बहुत बड़े गद्दार थे। भारत जो भारत हमारा जो प्यारा मुल्क है उसके बहुत बड़े गद्दार, और तमाम गद्दारियों, तमाम उनके करतूतों के कारनामे के लम्हे फहरिस्त हैं। उनको छुपाने के लिए बहुत बड़ी साजिशें। अब ये वामदल तो इस देश को जो है वो तो तोड़ना चाहते ही हैं। चीन का एजेंडा है, चीन के एजेंडे को ये चला रहे हैं, और विभिन्न रूपों में ये कम्युनिस्ट वाले वो किसानों के हितैषी बन जाएंगे, मजदूरों के हितैषी बन जाएंगे, किसान मजदूरों के हितैषी बन जाएंगे, कर्मचारियों के हितैषी ये बन जाएंगे। और हमारे देश की जो मार्मिक जो संस्थाएं हैं, जो हमारे जो अंग हैं, वाइटल अंग्स, क्या कहने, मीडिया, बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक कि हायर जुडिशियरी में ये कैंसर की तरह जो है वो बिल्कुल फैले हुए हैं। और खास करके
जो जो विश्वविद्यालय JNU और आधी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय वहाँ का पश्चिम बंगाल का, ये कैसे नए नए छात्रों को उनके माइंड को पॉइजन करते हैं। ये देश के दुश्मन वामपंथी जो भारतीय जनता दल बता रहा है, ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी RSS वाले कतई नहीं बोलते हैं। देश के दुश्मन किस तरह से सक्रिय हैं इस पर इन सबों की घिघी वो बंद रहती है। सिर्फ जो है पांथिक बातों पर जो है उनके पैशन को जो है फैन करते रहते हैं, उनको उभारते रहते हैं, उनको एक रैबिड एलिमेंट्स यानी हिंसक तत्व जो है वो ये तैयार करते हैं बीजेपी वाले और RSS वाले, और वही पांथिक बात पर ये देख लीजिए ना। सलमान खुर्शीद की ये डिजाइन थी। हालांकि अब तो कुछ वो विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम हो रहा है कि कई महीने से जो कि ये JNPC लगभग मर चुकी है, वो जिंदा करने के लिए कि क्या किया जाए तो ये हुआ कि भाई यदि हिंदू धर्म पर आक्रमण किया जाएगा तो पूरा हिंदू समाज तो आएगा नहीं, तो ये सब जो है वो तोड़फोड़ करेंगे, और तोड़फोड़ करते ही जो है मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले समाज में ही एक घृणा जो है वो पैदा हो जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं, तो वही जो है JNPC के पक्ष में आ जाएगा, और जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज तो आ ही जाएगा कुछ न कुछ, तो ये जिंदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक तो ये रहा, फिर इससे जो नफरत फैला करके देश को कमजोर करना, तो इस रूप में जो है यानी देश के साथ जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है, इस रूप में न देख करके सिर्फ हिंदू धर्म पर जो है आक्रमण को लेकर के तमाम उनके जो है घर जलाए जा रहे हैं, और ये गद्दार राहुल गांधी तुरंत ये जो है वो शातिर किस्म का जो है वो चल दिया कि हिंदू सनातन अलग है और हिंदुत्व अलग है। तो जो बताया जा रहा था कि ये देश की बड़ी खतरनाक दुश्मन गद्दार भी रहे हैं, ये माने जवाहरलाल नेहरू और ये मोहनदास करमचंद गांधी, और खास करके हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन समूह ने क्या व्यवहार किया, और यहाँ तक कि ये नेहरू ने तो साजिश करके उनकी हत्या भी करवाई, और वो भी निर्मम यातनाओं के साथ, और हत्या के बाद उनके परिवार पर जासूसी भी करवाता रहा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। ये सारे तथ्य को हमारे देशवासी जाने, इनको कम से कम जनता ही जान ले कि ये दोनों देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। और जब गद्दार आप समझ जाएंगे तो ये समझने में आपको आसानी होगी कि इन गद्दारों को छिपाने वाले भी देश के गद्दार हैं। तो इनको छिपाने वाले तो खैर JNPC के तो हैं ही, बीजेपी वाले जो छुपा रहे हैं, बीजेपी वाले जो साजिश कर रहे हैं कि इनकी गद्दारी को छुपाने के लिए वो एक पांथिक उन्माद जो पैदा कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले भी इस देश के बहुत बड़े शत्रु हैं। और तो जो सलमान खुर्शीद का जो घर सबने जलाया, तो इसलिए नहीं जलाया कि इस सलमान खुर्शीद ने गद्दार राहुल गांधी के इशारे पर इसने देश में नफरत सिर्फ नफरत जो है फैला करके हमारे भारतीय समाज को कमजोर करना, देश को कमजोर करने की जो साजिश इसने किया, खुराफात इसने किया सलमान खुर्शीद ने। वो उनका घर उनका घर जो जलाने वाले रहे सिर्फ कि हमारे हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, ये दिखाने के लिए। और जब इस रूप में करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया रूप में जो है वो नफरत वो फैलती है।
तो देश में नफरत माने इस तरह से उस तरह से नफरत फैलाना, यही जो है देश के साथ गद्दारी है। इसी को समझने की आवश्यकता है। जरा देखिए ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जब ये नारा लगा तो कहां पर आंदोलन हुआ? और ये हमारे लोग जान लें कि जब तक ये बीजेपी वालों का बीजेपी जो है इसमें सत्ता की सबसे बड़ी वो जो है सौदागर हो गई है। सिर्फ पांथी बातों को उभार करके वो ध्रुवीकरण हुआ जो हुआ, इसके कारण जो है वोट और सत्ता बटोरना चाहती है और बटोर रही है। तो जब तक ये पांथिक जो है वो उन्माद रहेगा, पांथिक बातों की संवेदनशीलता रहेगी, तब तक हमारे देश के लोगों में देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति भक्ति जो आ नहीं सकती। इसी को तबाह कर रही है ये बीजेपी, जो खुले रूप में देश के साथ दुश्मनी जेएनपीसी तो वो तो कर ही रही है और जेएनपीसी को बचा भी रही है। जो एक महत्वपूर्ण बात छूट गई थी, उसके तथ्य को, उसके मर्म को, उसके महत्व को प्रत्येक जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय अवाम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ले। जो इसी एपिसोड के शुरुआत में बताया गया था कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में यह इस बात को फैला रहे हैं, इस मानसिकता को उनके दिमाग में ठूस रहे हैं, भर रहे हैं कि देश की समस्याओं के लिए कमोबेश जो है या पूरी तरह से मुसलमान जिम्मेदार हैं, यानी मुसलमानों के प्रति घृणा। उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनमें यह मानसिकता बिठा रहे हैं, मानसिकता फैला रहे हैं कि देश की सारी समस्याओं की जड़ या कारण जो है ये बीजेपी और आरएसएस है। जरा इस चीज को अच्छी तरह से वो समझ लीजिए कि हिंदू सनातन में जो मानसिकता काम कर रही है, चाहे उग्र रूप में, चाहे वो उदारवादी रूप में, चाहे उग्र रूप में, चाहे उदारवादी दृष्टिकोण में, वो ये मान के चलती है कि देश की समस्याओं के जिम्मेदार जो है कमोबेश या बाई एंड लार्ज जो है वो मुसलमान है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो मानसिकता जो बिल्कुल काम कर रही है, इस देश की सारी समस्याओं की जड़ में आरएसएस और बीजेपी है। इन दोनों मानसिकताओं को जब एक साथ आप रखिए तो इस देश की समस्याओं के लिए मुसलमान और आरएसएस बीजेपी यही जिम्मेदार है, जबकि असली जो दुश्मन है जेएनपीसी, वाम दल जो है, इनको दुश्मन मानते ही नहीं। देखिए जैसा ये दोनों हिंदू सनातन आस्था वाले और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, दोनों इस साथ मिला दीजिए तो इस देश की जो सबसे बड़ी दुश्मन जेएनपीसी है, सबसे बड़े दुश्मन वाम दल हैं, ये दोनों समाज इनको देश का दुश्मन नहीं मानते। यही मानसिकता जो है देश के लिए बिल्कुल वो गद्दारी को जो देश के खिलाफ गद्दारी को जो है वो प्रश्रय देती है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल हमारे खास करके इन दो तबकों से वो दरख्वास्त करता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधने वाला दृष्टिकोण छोड़ करके ये मानना शुरू कर दे कि हमारे देश का जो सारी समस्याओं की जड़ जो है जेएनपीसी और वाम दल है, मुसलमान नहीं है। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज
को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ जीएनपीसी और वामदल है, न कि ये आरएसएस बीजेपी तो वो हथियार है। ये आरएसएस जो है जीएनपीसी का हथियार है। हथियार मतलब वो बताया गया था कि बिल्ली का पंजा है, आरएसएस जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, बीजेपी उसका दूसरा हथियार है, उसके सारे पापों को ढकने वाला। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि अपना निशाना जो ये देश के दुश्मन जीएनपीसी वामदल जिनके हथियार है, एक हथियार जो है अस्त्र जो आरएसएस है, दूसरा अस्त्र जो है ये बीजेपी है। इन अस्त्रों पर आक्रमण करने के बजाय जिनका अस्त्र है, जिनका अस्त्र मतलब जीएनपीसी वामदल, उसको देश का दुश्मन समझें और बड़ी बारीकी से। जिस वक्त ये दोनों मिलकर के देश का दुश्मन समझने लगेंगे, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, कि इस देश का दुश्मन जीएनपीसी वामदल है, न कि मुसलमान। हमारे देश के और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो है ये समझना शुरू कर दे, ये मानना शुरू कर दे कि हमारे देश का जो है दुश्मन या सारी समस्याओं की जड़ जो है आरएसएस बीजेपी नहीं, बल्कि ये जीएनपीसी और वामदल हैं। जो आरएसएस बीजेपी तो उसके अस्त्र हैं, हथियार हैं, टूल हैं, उपकरण हैं। अब देख रहे हैं कि आरएसएस जो है सबसे बड़ा उपकरण है इस जीएनपीसी का। उसको बचाता भी है, सारे आरोप भी झेलता है, और हर मौके पर वो बचाता है। और दिन रात जो है जीएनपीसी वाले उसी आरएसएस को गाली भी देते हैं, वो उसको स्वीकारता है। बड़ी विचित्र कथा है। वो शायद आम आदमी के समझ के परे भी है कि कैसी संस्था है जो कि दिनात राहुल वो आरएसएस कहता रहता है, और वो बिल्कुल चुपचाप जो है उसको वो स्वीकारती है। आरएसएस ही देश को तोड़ती है, आरएसएस ही फैलाती है, वो उसको सुनती रहती है। क्योंकि आरएसएस को जो है जीएनपीसी के सारे पापों को धुलना है, और ये उसके गतिविधियों का हिस्सा है। देखिए, ये बातें जो बताई जा रही हैं कुछ लोगों को थोड़ी सी अजूबी लग रही हैं, लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसी को अपने दिमाग में बिठा लें कि इस देश के शत्रु दो ही हैं, जीएनपीसी और वामदल। और इसीलिए फिर से कहा जा रहा है कि जो ये मानसिकता फैलाते हैं कि भाई, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, कि इस देश के सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है और जीएनपीसी और वामदल नहीं है, वही देश के दुश्मन है। फिर से इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं, और ये दृष्टिकोण विकसित करना ही होगा।